बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद खबरें सामने आईं कि दोनों जमातों ने सीट एडजस्टमेंट के मामले पर इत्तफाक कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने भी दोनों रहनुमाओं की मुलाकातों में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर इत्तफाक की तस्दीक की, लेकिन नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने दोनों पार्टियों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट का कोई फैसला नहीं हुआ। जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने भी दोनों पार्टियों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मुतालिक खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि नून लीग पंजाब में IPP के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकती। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये सुनते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बार फिर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मियां नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा है, सुनिएगा। रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको सेलेक्ट किया जाए। अब हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा। दूसरी बार वजीर आजम बनाया, 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया, मगर आपका खिदमत करने के बजाय, अवाम को तरक्की दिलवाने के बजाय, मेरे नौजवानों को रोजगार दिलवाने के बजाय, तब भी मियां साहब का शौक था कि वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाया जाए। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है नाज़रीन, इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है महमूद मौलवी साहब ने, सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। मेरे साथ हैं फ़ायज़ा मलिक, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सलमा भट्ट, साबिक रुकन सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़। बहुत शुक्रिया सबके टाइम देने का। महमूद मौलवी साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग और सीट एडजस्टमेंट, सर ये कैसे मुमकिन हो रहा है? क्योंकि जो आइडियोलॉजी है आप लोगों की वो तो बिल्कुल ऑपोजिट है उस बयानिए के, उस नैरेटिव के जो नून लीग लेकर चलती आ रही है। तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है? कहा जा रहा है कि जी काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन भी हो गई हैं सीट्स को लेकर, स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर खासी मेजॉरिटी में इन चीज़ों के ऊपर सेटलमेंट हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंजाब में जो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है और PMLN से, इसमें मैं कहूँगा कि कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि हमारी भले आइडियोलॉजी अलग हो, हमारे अपना मंशूर अलग है, मगर आप ये देखें ना कि एडजस्टमेंट इसलिए क्योंकि हम नई पार्टी हैं। PMLN भी को भी ये है कि जिन सीटों पे वो देखते हैं कि हम मजबूत हैं और हम जो है वो सीटें निकाल सकते हैं, तो आपस में बैठ के अगर सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें कोई कबात होनी नहीं चाहिए। और अभी ये फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये बैठ के डिसाइड होगा कि कौन से सीट पे कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पंजाब जो है इज़ द मेन बैटल ग्राउंड। तो अब वहाँ का जब फैसला हो जाएगा तो ही पता पड़ेगा, क्योंकि देखें, अल्लाह करे कि इलेक्शंस जो हैं 8 फरवरी को हों। हम तो दुआ गो हैं कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाए, और उसके इसीलिए तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें बड़ी फास्ट मूव हो रही हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन महमूद मौलवी साहब मुझे बताइएगा कि आपको कोई अभाम लग रहा है कि 8 फरवरी से चीज़ें आगे जा सकती हैं? और जो ज़राए हैं उनका कहना है कि जी कौमी और सूबाई असम्बली के ऊपर तो फहरिस्तें तक तैयार कर ली गई हैं IPP की तरफ नहीं से। आ रही जी, अब आ रही है आवाज़ आपको? जी, मैं कह रहा हूं आपको कोई अभाम लग रहा है जी 8 तारीख को कि इलेक्शन नहीं होंगे? एक और कहा यह भी जा रहा है कि जी फहरिस्तें तक तैयार हो गई हैं नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के लिए कि कौन कौन सी सीट किस तरह एडजस्ट करनी है। भैया मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा।
अच्छा, मैं आपके पास दोबारा आते हैं जी, फ़ायज़ा मलिक साहबा के पास जाता हूँ। फ़ायज़ा जी, बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख एकदम पीडीएम के ऊपर और बिलखसूस नून लीग के ऊपर, आप लोग, बिलावल भुट्टो तो कहते थे जी शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वजीर आजम हैं और ये असेंबली में बैठ के कहते थे 16 महीने हुकूमत में रहे, तो क्या ये सिर्फ सियासत के लिए ये इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए कहा जा रहा है, या वाकई जो कुछ बिलावल भुट्टो कह रहे हैं he means it और पीपल पार्टी is standing behind बिलावल भुट्टो? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के पीछे खड़ी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं और ना होनी चाहिए। और दूसरी जो बात आपने तोपों का रुख मत कहा करें, ये सियासत है और जब जलसा है तो जलसे में तकरीर करनी है। उस तकरीर के अल्फाज का चुनाव जो है वो हर जो पार्टी का लीडर होता है वो हालात और वक्त को देख के करता है। तो इसे तोपों का रुख कह के आप लोग जो वो एक बड़ी खौफनाक सी चीज बना के पेश करते हैं ना, वो ना किया करें काइंडली, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इलेक्शन का फेज है और इलेक्शन के फेज में सियासी जो मैदान है वो सजते हैं और उसके अंदर तकारीर भी होती हैं, गर्मा गर्म तकारीर भी होती हैं, ठंडी ठंडी भी होती हैं, लेकिन इसको झगड़ा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी झगड़ा करने के उसमें नहीं होते। हमारा ये है ही नहीं तरीका कि हम झगड़ा करें। हाँ, बात है वो अपनी राय दे रहे हैं, उसकी राय का इजहार जो है उसका तरीका है, बिल्कुल वो होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं, ना कोई शक व शुबा मौजूद है कि बिलावल भुट्टो का जो स्टैंड है या जो बात कर रहे हैं उसके पीछे उनकी पार्टी नहीं खड़ी, उनकी पार्टी उनके हर फैसले हर बात के साथ है। अच्छा, लेकिन फायजा जी मुझे जरा फिर बताएं, ये जो कहा जा रहा है कि 3 बार वजीर आजम बनने वाले को चौथे बार के ख्वाब देख रहे हैं और कौन सा तीर मारा है उन्होंने पहली 3 दफा में, ये भी सियासत ही है? ये मतलब सिर्फ सियासी बयानात हैं, हम यही समझे अब इन चीजों को? देखिए, एक कुछ चीजें माजी को अच्छी तरह याद भी रखना चाहिए ना, भूल नहीं जाना चाहिए कि अगर बंदा दोबारा आ गया तो उसको भूल जाए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है लोगों को नौकरियों से निकालते हैं, बेरोजगार करते हैं। कौन से दौरे हुकूमत में आपने देखा जितनी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जितने लोगों को नौकरियां दी उनको निकाल दिया, उनके जो वजीर हैं या कुछ हैं उनके ऊपर केसेस बनाए, ये कौन करता रहा है? हम तो नहीं करते रहे। एक माजी है और वो माजी है कि आपने बदला लेना है, तो बदला लेने की बात सियासत की हो रही है कि वो जो अंदाजे सियासत है वही फिर आएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये वक्त है, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल वक्त है जब हमें हमारे जो सियासी लीडर हैं पुराने, उनको अपना अंदाजे सियासत बदलने की जरूरत है। ठीक, अच्छा सलमा आपकी तरफ में आता हूँ, जरा 2 चीज़ें, एक तो नून लीग की परफॉर्मेंस की बात अभी फ़ायज़ा मलिक साहबा कर रही हैं, वो कह रही हैं जी आप लोग तो नौकरियों से लोगों को निकाल देते हैं और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर लोगों को बेरोज़गारी नहीं होती और लोगों को रोज़गार मिलता है। और दूसरी, ये इतनी सख्त किस्म की तनकीद बिलावल की तरफ से आ रही है, आप लोगों की मतलब PMLN की जो इसके ऊपर खामोशी है और स्पेसिफिकली मरियम नवाज की जो खामोशी है वो बड़ी मानी खेज है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा मैं आपसे ज़रा इस पर रहनुमाई लूँ, क्यों इतने खामोश हैं आप लोग? जी, थैंक यू वेरी मच मंसूर साहब। पहली बात यह कि वो खामोशी ऐसे कुछ चीज़ें होती है जिनके ऊपर बात क्या की जाए, उसका क्या जवाब दिया जाए। जैसे भी उन्होंने खुद ही कहा कि वो एक किसको सियासी स्टंट के तौर पर कर रहे हैं और वो सियासी इस वक्त उनको सूट करती है सूरत हाल, वो जाएं अगर जलसे में तो क्या बात करें, उनके पास कोई शायद एजेंडा नहीं होगा अपने देने के लिए, या कोई नहीं होगा, कोई उनके पास कोई, मेरा तो ख्याल है कि कोई फॉरवर्ड नहीं है जो वो लोगों को दे सके, तो इसलिए उनका ख्याल है कि मैं अपने जो सियासी हरीफ हैं उनको हमला कर या उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करके अपनी सियासी इंपॉर्टेंस बढ़ाऊं। और हो सकता है वो चाह रही हो कि मेरी तरफ तवज्जो हो और लोग मुझे सुने और मैं सियासत में एजेंडा ये लेकर आऊं कि मैं इस तरह का बयानिया क्रिएट करूं कि मैं अपने जो सियासी हरीफ हैं जिनके साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि चलो गुफ्तगू से अपनी तरफ मतवज्जो करूं। तो मेरा ख्याल है कि इसकी इस तरह की, क्योंकि आप देख सकते हैं माजी का ट्रैक है, 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत का वो हिस्सा रहे हैं, उन्होंने मिनिस्ट्रियां भी ली, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज उनके पास रही हैं, वो खुद फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं 16 महीनों में,
और उसके अलावा और आइंदा भी हो सकता है कि आगे चलकर इलेक्शन के बाद भी जो है वो कोई इस तरह की कंसेंसस बिल्डिंग हो, कोई अलायंस हो जिसका वो दोबारा से हिस्सा हो, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। तो बहरहाल मुझे लगता है कि आप चाहे कोई सियासी स्टंट कर रहे हो या अपनी सियासत में अपना भाव बढ़ाने के लिए, तवज्जो लेने के लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। जहां तक कारकर्दगी या परफॉर्मेंस की बात रही है, तो 3 मरतबा अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे तो उनकी कारकर्दगी इस पूरे मुल्क के सामने, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप इस पूरे मुल्क में जाएं और आप घूम कर देख लें, जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े तरक्याती मंसूबे हैं इस पूरे मुल्क में, आपको उसके ऊपर नवाज शरीफ की तख्ती नजर आएगी। चाहे वो इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने की बात हो, चाहे 25 साल पहले इस मुल्क मोटरवेज के जाल मुतारिफ कराने की जरूरत है, जब इस खित्ते में कहीं पे मोटरवेज नहीं आए थे। अभी भारत जैसे मुल्क में भी मोटरवेज का आगाज हुआ था, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने 90 के था। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। और उसके अलावा आप अगर बिजली के मंसूबे देख लें, उसके अलावा आप सी पैक देख लें, आप बंदरगाहें देख लें, आप कहीं पे भी तरक्की देख लें, बल्कि आप कोल जो सिंध के अंदर थरकोल का इलाका है, जो कोल से बिजली बनाने के मंसूबे हैं, वहां पर भी नवाज शरीफ परफॉर्मेंस तो सलमा बिल्कुल परफॉर्मेंस इज देयर, लेकिन इसके अंदर एक और जो सूरत है, सलमा आपसे मैं पूछूं, एक मिनट भाई, एक मिनट। थरकोल मंसूबा इनका शुरू किया हुआ है। अब थरकोल भी एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया, वो भी इन्होंने बनाया। अजीब सी बात है। वैसे मैं तो हैरान हो रही हूँ कि बंदा अच्छा फायजा जी, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, इसका बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं जरा 1 मिनट सलमा से कोई और साइड पे लेकर जाना चाह रहा था जी। मैं जरा 1 मिनट, मैं जरा सलमा से पहले एक और चीज ले जाऊं। सलमा, ये परफॉर्मेंस आप लोगों ने बताई नून लीग की, नवाज शरीफ साहब की आपने परफॉर्मेंस, दूसरों की परफॉर्मेंस को भी अपने खाते में। फायजा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो आप लोग सीट एडजस्टमेंट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कर रहे हैं, और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी पंजाब की वजारत आला इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास होगी, और जो वफाक के अंदर हुकूमत वजारत उस्मा जो है वो नून लीग की तरफ होगी। ये जो फार्मूला है, और आप ये फार्मूला काफ़ी इस वक्त डिस्कस हो रहा है कि जी कौन किस तरह होगा, अलीम खान शायद चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के एंड ऑल दैट, ये किस तरह आप लोगों का कंसेंसस इस चीज़ पे डेवलप होता जा रहा है? जी, मेरे पास तो कोई ऐसी हतमी खबर नहीं है फिलहाल। ताहाल मुझे नहीं मालूम कि जो आप अभी ये बात करें, ये मैंने इसके ऊपर कोई हतमी, ना कोई एलामिया जारी हुआ है, ना मैंने कोई इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है दोनों पार्टी से बैठकर, ना मैंने कोई उस जैसे काफ के साथ अगर हमारी मुलाकात हुई थी तो उसके नतीजे में खबरों में आया कि जी 2 सीटों पे यहाँ पर और 3 सीटों पे यहाँ पर एडजस्टमेंट हुई। तो अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, इसका कोई मैंने ऐसा कोई हतमी शक्ल मेरे पास नहीं है। ओके, आपके साथ शेयर करने के लिए। महमूद मौलवी साहब, ये जी महमूद मौलवी साहब, ये जो बातचीत है सीट एडजस्टमेंट की, वजारत आला, वजारत उस्मा, ये सारी चीज़ें पहले तो मुझे बताएं, इसमें कोई हकीकत है? क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी ये सब कुछ होने जा रहा है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ही सब कुछ मैनेज कर रही है। देखिए, अगर आप क्या देखिए, ऐसा मेरे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसमें ये एग्री हो गया हो कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसके पास रहेगी और फेडरल गवर्नमेंट किसके पास रहेगा। ये ज़रूर है कि सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, और अभी तो यही है। अगर आगे जाके चीज़ें मज़ीद डेवलप हो, क्या हो, तो वो मेरे ख्याल से मैं कुछ दिन के बाद ही बता सकूँगा। और हमारी पार्टी की मीटिंग है कल लाहौर में, मैं वो जा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स कर सकूँगा। इस वक्त तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और फेडरल गवर्नमेंट किसके पास होगी और प्रोविंशियल किसके पास होगी। आने वाला वक्त पता है, क्योंकि आई एग्री, मतलब अगर आपके पास इसकी नहीं है। लेकिन महमूद मौलवी साहब, ठीक, लेकिन महमूद मौलवी साहब, जो इस वक्त सिंध की सूरत हाल है, वहां पर नून लीग का इत्तेहाद हम देख रहे हैं, MQM के साथ हो गया, GDA के साथ हो गया, बाकी सारी चीज़ों के साथ हो गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क्या स्टेटस है इस वक्त वहां पर सिंध में? क्योंकि आपके पास वो वोट बैंक है जो PTI का था, और अब जो इस वक्त PTI के हालात है वो ग्राउंड रियलिटी हम सबको पता है। वहां पर क्या सूरत हाल है? वहां पर आपको लग रहा है कुछ चीजें आप लोगों के हक में होंगी? नहीं, देखिए, सिंध में भी देखें, हमारे जो है वोट बैंक भी है, और हम लोगों को मजीद बेसिकली कैनवेसिंग भी हम शुरू कर चुके हैं।
अब ये देखना है कि देखें सिंध में तो जो है काफ़ी जो है इत्तेहाद हो रहे हैं, MQM का भी हो गया है, GDA का भी हो गया है, और मेरे ख्याल से अगर हमारा PMLN के साथ पंजाब में हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा सिंध में भी इत्तेहाद होगा। और सुना ये है कि भाई देखें ANP के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है और JUIF के साथ भी चल रही है, तो उसके बाद ही देखें ये वक्त के अभी तो इलेक्शन के ऊपर ही जो है काफ़ी मतलब कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ कि 8 फरवरी को होंगे या आगे पीछे होंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद ही मेरे ख्याल से एक दफ़ा शेड्यूल आ जाए तो उसके बाद मज़ीद चीज़ें बहुत आसानी से मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फायजा जी मुझे बताएं, ये महमूद मौलवी साहब ने अभी पिछले कोई 20 मिनट में ये दूसरी दफ़ा कहा है 8 फरवरी के अबहाम है उनको 8 फरवरी को लेकर। क्या पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये अबहाम है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते, और अगर नहीं होते तो फिर कब हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, जो इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी है, इलेक्शंस को अब डिले किया जा सकता है 10, 15, 20 दिन एक और चीज़ है, बट प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी विल नॉट अलाउ देम कि वो इसको पुश करें फॉर अ लॉन्गर रन। जी देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो आपने अभी इन दोनों से सवाल किया था कि इनका इल्हाक होने जा रहा है, सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, इसमें कोई शकूक शुबहात नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर लैंड किए थे तो ऑन चौधरी साहब उनको रिसीव करने भी गए थे, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उनका जहाज भी इस्तेमाल किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने। तो ऐसी सूरत हाल के बाद तो कोई अभाम होना ही नहीं चाहिए कि ये लोग आपस में मिल बैठेंगे या सीट एडजस्टमेंट। हाँ, लाहौर की 1-2 सीटों के ऊपर इनकी एडजस्टमेंट अभी जेर बहस है, जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक, और अलीम खान साहब की कोई सीट है उसके ऊपर कुछ बातचीत चल रही है, वो सेटिंग नहीं हो रही, इस वजह से अभी थोड़ा डिले है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सारे वही इलेक्टेबल्स हैं जिनके बारे में PMLN का एक बयानिया रहा है हमेशा से, और उन्होंने वो बयानिए पे यू टर्न ले लिया अभी इलेक्शन से पहले ही, तो वो जाहिर है उनकी पार्टी इस बात की जवाबदेह होगी अवाम को कि इन्हीं लोगों को आप बुरा भला कहते थे और इन लोगों के साथ आपने यू टर्न लेके उनसे अलायंस किया और उनके साथ इलेक्शन में आप जा रहे हैं। इलेक्शन के बाद का अलायंस तो और सूरत हाल होती है, जब आप इलेक्शन से पहले किसी के साथ अलायंस करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल होती है। लेकिन ठीक, लेकिन फैजा जी अभी ये जो इस वक्त जो नून लीग, मैं अभी इस पे सलमा से भी व्यू पॉइंट लेता हूँ, नून लीग पंजाब को अपना गढ़ कहते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान में सुन रहा था, फिर दोस्त आशिक अवान कह रही हैं कि जी नून लीग पंजाब में IPP के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकती। मतलब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया ना कि नून लीग पंजाब में ही इलेक्शन नहीं जीत सकती IPP के बगैर। ये बंदा पूछे कि वो PTI से निकल के एक नई जमात बना चुके हैं, और नई जमात जिसकी कोई फुटिंग ही नहीं है कहीं पे भी, ग्रास रूट के अंदर कोई उनका किसी मतलब जमात ही चेंज कर ली ना। एक PTI के वोट लेके वो लोग जीते थे, और PTI को छोड़ने के बाद अब बिल्कुल एक नई जमात बनाई है उन्होंने। ये भी नहीं कि वो किसी पहले से मजबूत जमात के अंदर चले गए हों, एक बिल्कुल नई जमात में गए हैं। और अगर वो ये दावा करते हैं कि सारा वोट बैंक जो है वो हमारा जाती था, तो मुझे मतलब हंसी आ सकती है पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत है। इतने भी अवाम बेवकूफ नहीं है कि ऐसे लोग जो मतलब एक जमात का लीडर जेल में गया है और उस लीडर को धोखा दे के उसकी जमात छोड़ के भाग गए हैं, एक प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने लीडरशिप के लिए, तो उन लोगों को कोई वोट देगा? पहला सवाल तो ये है, क्या ऐसे लोग काबिले भरोसा हैं? अवाम को उन पे भरोसा करना चाहिए। जो अपने लीडर के वफादार नहीं है वो किसी और के क्या वफादार होंगे। सलमा जी आप सुन रही हैं, वो कह रहे हैं कि IPP वो लोग हैं जो अपने लीडर को धोखा देकर भाग गए हैं क्योंकि वो जेल में है, तो उन पे लोग कैसे यकीन करेंगे? तो फिर कैसे फिर दोस्त आशिक अवान कह रही हैं कि नून लीग IPP के बगैर पंजाब में इलेक्शन नहीं जीत सकती? ये कैसे मुमकिन है? ये जी ये मेरे ख्याल मुगालता है जिस किसी को भी है। 2018 से बदतरीन वक्त मुस्लिम लीग नून पे नहीं था, और 2018 के इलेक्शन में भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून को तमाम तर RTS बिठाने के बावजूद, तमाम तर
और 2018 वो वक्त था, याद करना चाहिए, जब इलेक्टेबल्स को दोबारा जिंदगी दी गई थी, उनको जन्म दिया था, दोबारा रूह फूंकी गई थी उनमें। और 2018 में इलेक्टेबल्स लाकर, आरटीएस बिठाकर, बदतरीन वक्त लाकर, हमें जेलों में डालकर, केसेस बनाकर, और पार्टी के लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को जेल में बंद करके, नवाज शरीफ साहब जो थे उस वक्त अडियाला जेल में थे और मरीम नवाज भी जेल में थी, और उस वक्त जब इलेक्शन कराया गया था तो तब भी हम पंजाब में जीत गए थे। ठीक है, इलेक्शन पंजाब का हम जीते थे। वो तो फिर आजाद उम्मीदवार साथ मिलाकर और वो क्या महाज बनाकर सूबा जनूबी पंजाब का, और फिर वो गलों में पट्टे डालकर, वो सब चीजें एक एक्सरसाइज कर एक वो लंगड़ी लूली सी हुकूमत दी थी उनको, जाकर गोद में रखी थी किसी की। और वो उस वक्त अगर मुस्लिम लीग नून 2018 के बदतरीन हालात में पंजाब में जीत गए थे, तो अभी तो इस वक्त जो है हम लोग वो सारा बुरा तरीन फेज गुजर कर आ गए हैं, और हम बिल्कुल खड़े हैं अपने पैरों पर, और हम बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की जड़ें हैं पंजाब के अंदर, और मुस्लिम लीग नून को किसी की जरूरत नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए पंजाब में। लेकिन हम जो इस्तेकाम पार्टी से अगर मिल रहे हैं या और पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहे हैं, तो हमारे मुल्क को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे मुल्क में ग्रैंड पॉलिटिकल जो है ना कंसेंसस बिल्ड करने की हमें जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम जो भी हुकूमत आएगी इलेक्शंस के बाद, उसको पाकिस्तान के लिए एक नया मुआशी एजेंडा लेकर आना है, एक नया इस्तेकाम, जिसमें इस्तेकाम बहुत जरूरी है। वो क्या इस्तेकाम है कि हमारा अगला इलेक्शन टेन्योर पूरा जो है वो जाए, जिसके पीछे जो होती है ना पॉलिटिकल विल मौजूद होनी चाहिए तमाम पार्टीज की। क्योंकि अगर हमने बदतरीन मईशत इसमें फंसे में, जिस दलदल में हम फंसे में, इसको निकालने के लिए एक सबकी राय होना, पॉलिटिकल विल होना और पॉलिटिकल कंसेंसस होना, किसी भी पार्टी जिसकी हुकूमत होगी उसके लिए, उसको बहुत मैटर करती है, उसकी ये जरूरत है, आज की ये मुल्क की जरूरत है। इसके लिए हमें मुल्क के लिए हमें इकट्ठा होना होगा। ठीक हो गया। महमूद मौलवी साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जितनी इस्तेहकाम उसका पंजाब में नजर आ रहा है, क्या वफाक के अंदर भी आप लोग उसी तरह तैयार हैं चीजों को आगे लेकर चलने के लिए, या अभी फर्स्ट स्टेप के ऊपर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ही हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इस्तेहकाम होता देखेंगे? जी, ये सवाल आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, महमूद मौलवी साहब, आपके लिए मैं हजूर एक सवाल छोड़ गया था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लेकर, उसका भी जवाब दीजिएगा। साथ में ये जो इस वक्त मज़ाहमत की एक सियासत चल रही है, तो इलेक्शंस की हद तक ये हम मज़ाहमत देखेंगे, क्योंकि जब तक अनलेस और अनटिल मसलहत नहीं होगी, पाकिस्तान भी आगे नहीं जा सकता, पाकिस्तान की मईशत भी आगे नहीं जा सकती, पाकिस्तान की सियासत भी आगे नहीं जा सकती। देखिए, मैं पहले तो अपनी बहन को जवाब दे दूं, जो इन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लीडर को जो है छोड़ के दूसरी जगह चले गए। देखिए, हम जो है कहीं गुलाम नहीं हैं, और मेरे ख्याल से शऊर रखते हैं। अगर कोई भी लीडर, ठीक है ना, वो कहेगा कि जी फौज के खिलाफ बगावत करें, या कल को वो हमारे दीन के लिए कुछ कहेगा, तो आप क्या समझती हैं कि हम क्या अपना दीन छोड़ देंगे, अपना ईमान छोड़ देंगे, और फिर वो सिर्फ लीडर के कहने पे चलते रहेंगे? देखिए, कोई भी शख्स जो है, लीडर होना और बात है, गुलामी करना और बात है। अगर दूसरी पार्टियों में गुलाम और जानवर अगर लोगों को समझते हैं कि जहां अकेला वहां चला गया, तो कम से कम हम उनमें से नहीं है। हमारे जो समझ में आता है हम वही करेंगे। ये फौज को बदनाम करना और फौज को डिमोरलाइज करना और फौज पे हमले करना इस मुल्क को जो है नुकसान पहुंचाने का है। और अगर कोई भी लीडर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, कम से कम हम उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे। जहां तक भाई आप बात कर रहे थे कि जी वफाक में, देखिए वफाक में इलेक्शन होने के बाद एक चीज मैं कई चैनल्स पे कह चुका हूं कि आने वाले वक्त में ये इट वुड बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। देखिए, मुल्क को इस वक्त एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस बहरान में इस वक्त मुल्क है उसको निकालने के लिए, अगर आप आसिफ जरदारी साहब के स्टेटमेंट भी ले लें,
नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट भी ले लें, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है ज़रूरत है हम सब मिलकर चलें और इस बहरान से मुल्क को निकालें जो कि माशी बहरान है, और हम आवाम को डिलीवर कर सके। देखिए इस वक्त आवाम बहुत परेशान है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो है महंगाई बढ़ रही है, तो इसको रिलीफ देना है। इकोनॉमिक इतने हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं, इसको मिल के ही निकाला जा सकता है। कोई एक पार्टी जो है अकेली, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, जिसमें सीनियर लीडर आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने भी यही स्टेटमेंट दिया है। ठीक, तो ज़हमत की जो इस वक्त सियासत हम देख रहे हैं, आपको लगता है कि वो सिर्फ जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक है, क्योंकि मसलहत के बगैर तो चीज़ें आगे चलना बिल्कुल नामुमकिन है इन द करंट सिचुएशन जिससे पाकिस्तान इस वक्त चल रहा हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या अदरवाइज हो? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए हम लोग सब लोग जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है ये हुब्बे वतन लोग हैं, और ये सब मिलकर इस वक्त इसको इस बहरान से निकालेंगे। क्योंकि अगर हम सब मिलकर इस वक्त इस मुल्क को बहरान से नहीं निकालेंगे तो इसमें सफ़र करेगी आवाम। देखिए आवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, और मेरे ख्याल से ये है कि हमको हद मुमकिन कोशिश करना चाहिए कि मिल बैठकर इसको मुल्क को इस बहरान से निकालें। ठीक, बिल्कुल ठीक। फायजा जी, आई रियली वांट आप इस पे रिस्पॉन्ड भी करें। और सेकेंडली, नेशनल गवर्नमेंट की जो आज बात हो रही है, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि जी अब वो 2/3 वाली चीज़ें नहीं चलेंगी, अब नेशनल गवर्नमेंट ही बनेगी और उसी का हम डाउन द रोड देखेंगे। लेकिन इस सारे में एक जो बयानिया है PMLN का, नवाज शरीफ साहब का, कड़ा एहतसाब और मईशत, हमने देखा है कि हमेशा से जो भी हुकूमत में आया, जब एहतसाब की बात आई है तो फिर उसको बड़ा विंडिक्टिव कर दिया गया है टुवर्ड्स द पॉलिटिशियंस, और स्पेसिफिकली जो पिछली हुकूमतों में रहे। सो इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? बिल्कुल नजरिया वही है जो बात हमेशा से हम करते आए हैं कि जब तक हम अपना एहतसाब का नाम लेके अपने जो मुखालिफिन हैं उनको निशाना बनाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो बिलावल भुट्टो साहब का भी बयानिया है वो यही है कि हमें वो पुराना अंदाज़े सियासत जो 90s से अपनाया हुआ है नून लीग ने, उसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे इस बयानिए को या इस चीज को, इस रिवायत को, तब तक हम नई रिवायात को नहीं जन्म दे सकते। जो पुराने लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, बेशक सीनियर लीडर्स हैं, उनकी जब तक सोच नहीं तब्दील होती तब तक मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर अब वो पुरानी रवायात नहीं चल सकती। पाकिस्तान को पिछले 4 साल के अंदर नफरत और इंतकाम में इतना ज्यादा धकेल दिया गया है, लोगों के दिमाग इतने खराब कर दिए गए हैं, उसमें इतना जहर भर दिया गया है कि कोई बंदा नॉर्मल बिहेव ही नहीं करता, वो बात ही गाली से करता है। और आप अपनी यूथ को देख लें जिस तरह डिरेल किया गया है। सलमा मेरी बात से एग्री करेंगे कि यूथ का दिमाग जिस तरीके से 4 साल में खराब किया गया, उनको जिस तरह से एक इंतकामी सियासत और गला पकड़ने की सियासत जो है उसका रिवाज दिया गया, ये सारी चीजें ठीक करने के लिए हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं उनको भी अपने रवैये तब्दील करने पड़ेंगे। और अपने जो एहतसाब है ये एहतसाब अवाम कर लेंगे, अवाम पे छोड़ दें एहतसाब। जिसका भी एहतसाब करना है अवाम कर सकते हैं, अवाम बेहतरीन जज हैं। ये जो नाम है एहतसाब का, आप देखें हमारी जब हुकूमत रही 2008 में, एक भी सियासी कैदी नहीं था 5 साल में किसी जेल में। ठीक, हमें नहीं, हमने, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जो हैं उनका भी ये था कि जब हम हुकूमत में आएंगे हम किसी से बदला नहीं लेंगे। नहीं, बिल्कुल इस चीज़ का क्रेडिट है आप लोगों का, पीपल्स पार्टी का स्पेसिफिकली। सलमा, 2 चीज़ें नवाज शरीफ साहब का जो जी सलमा, 2 चीज़ें, एक एहतसाब का मुतालबा और एक कड़ा एहतसाब लेकर नाम लेने। एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, अकाउंटेबल हर एक को होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन जब स्पेसिफिक हो जाती हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव आज भी लेकर चला जा रहा है। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी?
नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छा, पहले तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, मेरे भाई हैं बड़े मोहतरम में बैठे हुए हैं आईपीपी से, जो इन्होंने एक बड़ी नामुनासिब जुमला बोला है। इन्होंने बोला कि जो दूसरी पार्टीज के अंदर अगर जानवरों की तरह आपको हाँकते हैं और आप उनके साथ हाँके जाते हैं, ऐसा ये इस तरह ये जुमला बहुत नामुनासिब है। मुझे इस पे एतराज हुआ है ऐसे कहना अपने कोलीग्स को, क्योंकि देखिए अगर ये इतने बाशऊर थे तो इन्होंने जिस शख्स को अपना लीडर माना, जितना अरसा भी माना, तो वो कैसा शख्स निकला कि जो सिर्फ गाली गलौज करता तो एंड में उसने 9 मई कर दी। तो आपने ऐसे शख्स को अपना लीडर माना, लेकिन हमने तो आपको इस तरह की गुफ्तगू नहीं की, इस तरह के अलकाबात से नहीं नवाजा। तो अगर हम अपनी अपनी पार्टीज में अपनी आइडियोलॉजीज के साथ खड़े हैं और मुश्किल वक्त में भी अपनी लीडरशिप के साथ खड़े रहे और हम इस चीज को इंश्योर कर सकें कि हम अपने बयानिए पे खड़े होना जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठ के कुछ भी कह दें अपने डिफेंस में। डिफेंस के लिए आप मुहज़्ज़ब गुफ्तगू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, आपके सवाल की तरफ वापस आऊंगी कि जो आपने कहा कि हमारा स्टांस जो है एहतसाब को लेकर, जी एहतसाब वाली जो बात की आपने, तो देखिए आप हम बिल्कुल, जो नवाज शरीफ साहब है वो अपने बयानिए से कभी नहीं हटे। क्या इस मुल्क को मईशत की बहाली की जरूरत नहीं है? क्या इस मुल्क के जो बदतरीन हालात हैं, कोई भी जो इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम है, क्या उसको एक ऐसी हुकूमत की और ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत नहीं है जो आकर उनको उनके रोटी दाल आटा चीनी, बच्चों की स्कूल की फीस और बिजली के बिल और इन चीजों के मसाइल हल करे? जो बदतरीन मईशत डूबी हुई है, जो आसमान से चढ़ती जो महंगाई है और जो बेरोजगारी की इंतहा है, क्या इसका हमें हल नहीं तलाश करना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बयानिए से हट गए। इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क जो हमारा मकसद है हुकूमत बनाने का और गवर्नेंस करने का, वो अपने लोगों के अवाम की मुश्किलात को हल करना है, उसका प्राइमरी मकसद। दूसरी तरफ जो आप एहतसाब की बात करें, देखिए जब भी कोई हम बात करते हैं कि उन कुव्वतों की जो आइन शिकन होती हैं, देखिए आइन शिकनी करना, आइन से हटना और उसके बाद जो अपने डोमेन से बाहर निकल कर करना और पार्लियामेंट का एहतराम ना करना, उसके तकद्दुस को बार बार पामाल करना, तो इसके बारे में मुज़म्मत करना, ये इसके बारे में कहना कि जी पार्लियामेंट को चलने दें और मैंडेट जो है उसको पूरा होने दे, पॉलिटिकल मैंडेट जो है, अवामी मैंडेट जो है, और इलेक्शन का तसलसल जो है वो हर 5 साल बाद। क्या आप देखें हमारे साथ, हमने इसी रीजन में, इसी दुनिया में रहना ना, हमारे साथ जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, भारत देख लें आप, बांग्लादेश देख लें आप, बाकी और ममालिक के साथ देख लें, कहीं हमारा आज मुकाबला ही नहीं बचा मंसूर। आज हम मईशत में किसी का मुकाबला कर सकते हैं, रोजगार में किसी का मुकाबला कर सकते हैं, ग्रोथ रेट में किसी का मुकाबला कर सकते हैं? हमारे यहाँ अंबार लगे हुए हैं कर्जों के, उनके यहाँ आप देख लें, उनके रिजर्व चेक कर लें आप। तो आज से हमने आगे भी जाना है। इस मुल्क के आज जो नौजवान हैं वो सिस्टम से इतने नाला हैं और इतने दिल बर्दाश्ता हैं कि वो आज अपने हमसाया ममालिक के साथ हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं बचा। उसमें ईरान भी आता है, उसमें चाइना भी आता है। आज हम अपने ही रीजन में, अपनी ही दुनिया में किसी के साथ तकाबली जायजा लेने के काबिल ही नहीं बचे हैं। तो हमें इन चीजों को यहाँ से आगे लेकर जाना है। ये मुल्क कैसे आगे जाएगा? उसके लिए बहुत जरूरी है कि जमहूरियत को मजबूत बनाना, उसके लिए जरूरियत के पार्लियामान की बालादस्ती को मानना, आइन की बालादस्ती को मानना, ये हमें करना पड़ेगा। हम एक फेडरेशन है, हम किसी और नए तजर्बे नहीं कर सकते। माजी में भी हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम और इस तरह के बहुत से मुख्तलिफ तजर्बे करके देख चुके, जो सारे फेल हो चुके हैं। हमें इसको पार्लियामेंट को लेकर, हम पार्लियामेंट की तकवीयत की बात करते हैं, हम इलेक्शन की बहाली की बात करते हैं, हम जमहूरियत की मजबूती की बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को उस डगर पर डाला जाए कि यहाँ पे जो नौजवान है वो पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर अपने मुल्क के अंदर रहना चाहे, अपने मुल्क की खिदमत करना चाहे। उसके लिए हमें ये माहौल साजगार बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें सियासी जिदोजहद और सियासी अमल को ही आगे लेकर जाना पड़ेगा, तरबीज चढ़ानी पड़ेगी। अगर इसको आप मुज़ाहमती बयानिया समझते हैं या आप इसको कोई नया नाम देना चाहते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नाम देना चाहते हैं, तो मुझे नहीं पता क्या ऐसा क्यों करना चाहते हैं। बिल्कुल, अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, ये इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब हम अभी नाज़िम ब्रेक से वापस आते हैं तो ये लास्ट सेगमेंट में हम इस पे बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और उसके बाद जो हुकूमत, जिसकी भी हुकूमत आए, उसको पूरा 5 साल टाइम मिलना चाहिए डिलीवर करने का, सो दैट जो उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, वो जिस तरह अभी हमारे ही पैनलिस्ट कह रहे हैं, वो आवाम करे और वो कहे कि हाँ जी, आपने 5 साल में इस बयानिए से आए थे, ये आप लोगों ने करना था और ये आप लोगों ने किया है। सो दैट्स द वे फॉरवर्ड। हम इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़िम मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी महमूद मौलवी साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था, अब वे फॉरवर्ड क्या है? इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड,
अगली जो हुकूमत आए उसको इस चीज़ की एश्योरिटी हो कि हम लोग सही इलेक्शंस के थ्रू आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू हम लोग अपना टेन्योर पूरा करेंगे। इस चीज़ को गारंटी कौन करेगा, किस तरह करेगा? बेस्ड ऑन जो इस वक्त की हमने तारीख देखी है, कोई हुकूमत जो भी अपोजिशन में होती है वो मानने को ही तैयार नहीं होती कि जी जो इस वक्त हुकूमत पावर में है वो ठीक है या लेजिट है। ये देखें, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। होना यही चाहिए कि जो भी, पहले तो मैं कहूँगा इलेक्शन के रिजल्ट्स को सबको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। उस ये ना हो कि जो रस्मी होती हमेशा से होता है, जिसको बोलते कल्चरल, कि जब भी हारते हैं तो वो रोना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि जी धांधली हुई है और जो इस्टेब्लिशमेंट ने हमें हराया। देखिए, होना ये चाहिए कि जो भी रिजल्ट्स हो उसको एक्सेप्ट करें। देखिए ना, ये है जमहूरियत की खुशनुदी, यही है कि आप उसको एक्सेप्ट करें। मगर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अगर आप रोडों पे आने की कोशिश करते हैं या जो है बदमज़गी जो है फैलाते हैं, तो उससे इकनॉमी को फ़र्क पड़ेगा। देखें, जो अब मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर जो 2021 में 22 में जो है पीटीआई की हुकूमत को हटाई गई थी, वो एज पर चेकमेट हटाया गया था, एज पर नॉर्म्स ऑफ द असेंबली, कि जी जिसके पास वो वोट ज़्यादा होंगे तो पुल आउट हो गए। एमक्यूएम पुल आउट हो गई, तो वो इलेक्शंस जो है हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था वो रिजल्ट्स को, और उसके बाद हमें ऑपोजिशन में बैठना चाहिए था। मगर ऑपोजिशन में नहीं बैठे और सड़कों पे आए, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस होना चाहिए कि जी असेंबली में आप कभी ऑपोजिशन में बैठे, अगर हुकूमत में है तो हुकूमत में बैठे। और दूसरी चीज ये है कि हम तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। देखिए ना, एक पार्टी जो है, यही लीडर्स एक दूसरे को क्या क्या नहीं कहते थे, फिर जो है अभी 18 माह बैठ के हुकूमतें साथ की। तो यही चीज देखें, मेरा कहना है कि हम कोई ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि बाद में बैठने के बाद हमें एक दूसरे को तकलीफ हो। बिल्कुल सही। आपने एमक्यूएम और पीएमएलएन की पोजीशन देख चुके हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की पोजीशन क्या स्टेटमेंट्स थी, वो मेरे ख्याल से सबने देखा है। और आज उसके बाद जब हुकूमत में आ गए तो मिल बैठ के वो कहते थे कि जी इनसे अच्छा कोई नहीं है, वो कहते थे इनसे अच्छा कोई नहीं है। जैसी हुकूमत गई एक दूसरे पे तनकीद शुरू हो गई और ये कहने लगे कि जी ये महंगाई के जिम्मेवार हम नहीं है और जो है प्राइम मिनिस्टर है। जब तक हुकूमत में थे तो वो एक दूसरे के दोनों, तो हम अपने आप को मेरे ख्याल से चेंजेस लेके आए इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल ठीक है फायजा जी, आई जस्ट वांट टू हैव योर व्यू पॉइंट ऑन दैट। सो इसका मतलब ये है कि जो माजी के मुखालफिन थे, जिस तरह हमने पीडीएम में भी देखा, वो आइंदा एक दूसरे के हामी होंगे और यही वे फॉरवर्ड है। देखिए, वे फॉरवर्ड में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी 2 कदम आगे होती है तमाम सियासी जमातों से, और हम सबको साथ में ला के बिठाते हैं, उनको भी साथ में ला के बिठाते हैं जो इस मुल्क में क्या कुछ नहीं कर चुके। महमूद मौलवी साहब जिस जमात के साथ खड़े रहे कुछ महीनों पहले तक, इनके ये अपने लीडर के पीछे ही खड़े होते थे। जब लीडर हुकूमत में था फिर भी कंटेनर पे ही चढ़ा रहा। 4 साल उस बंदे ने कंटेनर नहीं छोड़ा, अपोजिशन में भी और हुकूमत में आने के बाद वजीर आजम बनने के, और ये सारे उनके पीछे खड़े थे। मुल्क को इस इंतहा पे पहुंचाने के लिए ये सब उसमें शामिल थे। तो मैं अफसोस के साथ ये कहती हूँ कि अब ये सलाहें हमें दे रहे हैं कि जी इनको ऐसे करना चाहिए। हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, हम तो मिलके ही चल रहे हैं, मिलके चल रहे हैं। ठीक सर, 18वीं तरमीम इस मुल्क में जब की थी तो हमारे पास 117 सीटें थी। हमने आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम सियासी जमातों को जोड़ा था कि हमें ये आईनी तरमीम 73 का आईन बहाल करना है, 18वीं तरमीम करनी है। तब सियासी जमातों को जो पार्लियामेंट में नहीं थी उनको भी ऑन बोर्ड लिया था, बाहर बैठ के उनको साथ इकट्ठा किया था कि आ जाए, मिलके बैठे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने शुरू करें। तो मेरा ख्याल है इत्तेफाक़ी राय पैदा करने के लिए दिल भी बड़ा करना पड़ता है और हिम्मत भी बड़ी करनी पड़ती है।
जो हम में है। ठीक, सलमा ज़रा लास्ट कमेंट आपसे भी मैं चाहूँगा। मिसाके मईशत जिसकी शहबाज शरीफ साहब काफ़ी जिक्र करते हैं, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह बैठें, मिसाके मईशत करें और उसके ऊपर मिसाके जमहूरियत भी होना चाहिए, जो हुकूमत में आए फ्री एंड फेयर नीट एंड क्लीन इलेक्शंस के बाद उसके रिजल्ट्स को भी एक्सेप्ट करें और उसको 5 साल दें कि वो डिलीवर करे और उसका एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटेबिलिटी अवाम करे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मंसूर, आपने खुद ही अपने बात में बात कर दी सारी मुकम्मल कि ये बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी। बिल्कुल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी होप कि ये जो आइंदा ये 8 फरवरी 2024 वाला जो इलेक्शन है ये फ्री एंड फेयर ही होना चाहिए और ये इसमें जो भी हुकूमत बनती है और उसके साथ जो हम हमेशा बात करते हैं कि जो सियासत में एक इंस्टीट्यूशन है, ये बात जो है ना हकीकत है। बिल्कुल वैसे जैसे दूसरे इदारे हैं, सियासत भी एक इदारा, अब सियासत पे एक इदारा बनना होगा, जिसका मतलब ये है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपनी अपनी एक इनफरादी हैसियत रखती हैं एज पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सियासी इंस्टीट्यूशन, जिसके ऊपर उनको इकट्ठा होना होगा और वो इकट्ठे होकर पोस्ट इलेक्शन उनको इकट्ठे होकर मुल्क के वसीतर मुफाद में बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में होती हैं जो आप गिव अवे कर रहे होते हैं। टाइम सिचुएशन ऐसी होती है और पाकिस्तान इस वक्त इस तरह की सिचुएशन का मुतहम्मिल है कि जहां पर हमें सोच विचार से इसको आगे लेकर जाना है। यहाँ पर हमें शायद अपनी किसी को कोई रास्ता देना है, किसी को कोई रास्ता लेना है और हमें इकट्ठे होकर सबको एक जो है ना इसको हमें पॉलिटिकल सेम पेज बनाना है, पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल लीडरशिप का, और यही हमारा एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। बिल्कुल हमें इकोनॉमी के ऊपर भी जो है उसको मिसाके मईशत भी करना पड़ेगा और मिसाके डेमोक्रेसी भी करना पड़ेगा और मिसाके पॉलिटिक्स भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, हमें सबको इकट्ठा होकर एक पॉलिटिकल कुव्वत बन के इस मुल्क में आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। महमूद मौलवी साहब बहुत शुक्रिया जी, फायजा मलिक साहिबा, सलमा भट्ट बहुत शुक्रिया। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक पॉजिटिव नोट के ऊपर आज का प्रोग्राम क्लोज हो रहा है। 3 पॉलिटिकल पार्टीज, नून पीपल पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, चाहती हैं कि माशी बदहाली से निकलने के लिए तमाम सियासी जमातें और बाकी के तमाम स्टेक होल्डर्स हु मैटर इन पाकिस्तान इकट्ठे बैठें ताकि एक रोड मैप डिसाइड हो सके। आज 2023 के इख्तिताम पर अगर ये सोच है तो चले, देर आए दुरुस्त है, लेकिन अगर इस सोच की तकमील करनी है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा। मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।